नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। स्वागत है आपका दंगल में। उत्तर प्रदेश के चुनावी रण में जिन्ना के उल्लेख के बाद नेहरू की एंट्री हुई। नेहरू की एंट्री के साथ ही कश्मीर का भी उल्लेख हुआ, आजादी का जिक्र हुआ और तालिबान का भी। यूं समझ लीजिए कि उत्तर प्रदेश की चुनावी लड़ाई फिलहाल महंगाई, बेरोजगारी, सड़क, स्वास्थ्य, शिक्षा पर बिल्कुल नहीं, जिन्ना और नेहरू पर लड़ी जा रही है। हैरानी इस बात की है कि क्या पक्ष क्या विपक्ष दोनों इस लड़ाई पर बढ़ चढ़कर इन्हीं मुद्दों पर हिस्सा ले रहे हैं। जनता की किसी को चिंता नहीं। लम्हों ने खता की थी, सदियों ने सजा पाई। जी हाँ, ऐसा ही कुछ हुआ भारत के साथ जब नेहरू की एक गलती का दुष्परिणाम देश 60 से ज्यादा दशक तक झेलता रहा। अखिलेश जी को जिन्ना बहुत महान दिखने लगे। जिन्ना का वे लोग समर्थन करते हैं, हम सरदार पटेल का समर्थन करते हैं। उत्तर प्रदेश में चुनावी जंग छिड़ी है, जिन्ना के नाम पर, नेहरू के नाम पर और अब कश्मीर के नाम पर। मतलब बाबा जी की अंटी में गए बेरोजगारी, महंगाई, स्वास्थ्य, सड़क, शिक्षा, सहूलियत के मुद्दे। लखनऊ की सियासी जमीन पर कश्मीर का मसला मचल रहा है। प्रधानमंत्री नेहरू इस वीडियो को यूपी बीजेपी के ट्विटर हैंडल से आज डाला गया। आज यानी पूर्व पीएम जवाहरलाल नेहरू के जन्मदिन पर वीडियो के साथ लिखा गया, हिंसा का वो दौर चला कि कांग्रेस की गलती की सजा देश ने भुगती 70 साल। बीजेपी सरकार ने हटाई 370, कश्मीर हुआ खुशहाल। मामले को नेहरू की भूल की कीमत आज तक चुका रहा है हिंदुस्तान। इस वीडियो का मजमून ये है कि नेहरू की गलतियों की वजह से कश्मीर भारत से अलग थलग था, लेकिन नेहरू की गलतियों को बीजेपी ने सुधार दिया है। नेहरू की अनेक गलतियों का खामियाजा देश भुगत रहा है। इफ वट नहीं लगता है, जो कहा सो करके दिखाया। हमने कहा कश्मीर से धारा 370 हटाएंगे, हटा दिया गया, एक झटके से हटा दिया गया। भारतीय जनता पार्टी ने 2017 में कहा था कि संवैधानिक दायरे में रह करके अयोध्या की समस्या का समाधान करेंगे। अयोध्या में भगवान राम का भव्य मंदिर के निर्माण का कार्य आगे बढ़ गया। संविधान के ऊपर रखा जम्मू कश्मीर को न सिर्फ विशेष दर्जा दिया गया, साथ ही आर्टिकल 370 में प्रावधान दिया गया। तो कहने का अर्थ ये है कि नेहरू के बहाने कश्मीर और कश्मीर के बहाने यूपी में अपनी राजनीति को साधने का समीकरण रचा जा रहा है। लेकिन बात अकेले कश्मीर की नहीं है, न सिर्फ नेहरू की है, बात तो जिन्ना की भी है। जिन्ना को जिंदा किया था अखिलेश ने, अब बीजेपी भी जिन्ना पर ही जंग छेड़े है। विपक्ष के पास मुद्दा नहीं है, वह सरदार पटेल का अपमान करना चाहती है। राष्ट्र नायक सरदार पटेल एक ओर है और दूसरी तरफ इस राष्ट्र को तोड़ने वाले जिन्ना दूसरी तरफ हैं। वो जिन्ना का वे लोग समर्थन करते हैं, हम सरदार पटेल का समर्थन करते हैं। एक दिन पहले ही गृह मंत्री अमित शाह ने भी आजमगढ़ में जैम का जिक्र किया था। ये जैम जिन्ना, आजम खान और मुख्तार अंसारी थे। अमित शाह को जवाब आज अखिलेश ने दिया, उनका अपना जैम था। 4.5 साल के बाद भी किसान बर्बाद हो गया है, नौकरी रोजगार नहीं है, महंगाई बढ़ी है। तो इन सवालों के जवाब भारतीय जनता पार्टी को देना चाहिए। इन सवालों के जवाब भारतीय जनता पार्टी पे नहीं है, इसीलिए जनता इनका आने वाले चुनाव में सफाया करेगी। इस राजनीति को समझने की जरूरत है, क्योंकि जिन्ना के नाम पर अगर समाजवादी पार्टी मुस्लिम वोटों के ध्रुवीकरण की सोच रखती है, तो जाहिर सी बात है कि जिन्ना के नाम पर ही बीजेपी को भी फायदा दिखता है, क्योंकि जिन्ना का जिक्र होते ही यूपी में बाकी के मुद्दे गायब हो जाते हैं। जिन्ना के नाम का आना मतलब बंटवारे का जिक्र हो जाना, और बंटवारे के जिक्र हो जाना मतलब नेहरू का नाम आना, और नेहरू का नाम आना तो फिर कश्मीर का भी इस राजनीति में शामिल हो जाना है। चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, बौद्ध हो, ईसाई हो, सिर्फ एक बात उसके लफ्ज़ है कि मुझे महंगाई से मारा जा रहा है, मेरी रोजी रोटी छीनी जा रही है, मैं कमा नहीं पा रहा हूँ, मैं खा नहीं पा रहा हूँ। तो यूं समझिए कि यूपी चुनाव के पहले यूपी के सियासतदान हर उस तीर को आजमा रहे हैं जो उन्हें फायदा दिला सके, वो चाहे नेहरू हो, जिन्ना हो या कश्मीर हो। लखनऊ से समर्थ श्रीवास्तव के साथ आज तक ब्यूरो। दशकों से रहने वालों को अब स्थानीय निवासी का दर्जा मिलने लगा है।
विभिन्न राजनीतिक दलों के मेहमान इस वक्त हमारे साथ प्रवक्ता नेता मौजूद हैं। के शर्मा जी बीजेपी, आईपी सिंह जी समाजवादी पार्टी, संजीव सिंह जी कांग्रेस, मनीषा प्रियम जी। आप चारों को नमस्कार। के शर्मा जी अभी नहीं आए हैं और जैसे ही आते हैं उनके पास भी हम आपको लिए चलेंगे। सिंह साहब, पिछले चुनाव में बीजेपी को जबरदस्त जीत हासिल हुई थी, 312 सीट, लेकिन अब आप ये देखिए कि फिर से वही हिंदू मुसलमान, जिन्ना, तालिबान, ये सब। आपको नहीं लगता कि उत्तर प्रदेश में इस वक्त महंगाई, किसान, बेरोजगारी, दूसरे मुद्दे आपको प्रमुखता से उठाने चाहिए, दृढ़ता से उठाने चाहिए, यूपी की जनता को एहसास दिलाना चाहिए जिससे फायदा हो, वरना 47 से 202 तो बहुत दूर नजर आ रहा है। सिंह साहब, सही साहब, सबसे पहले आज तक की जो साख है मैं उसके बारे में बताना चाहता हूं। मुझे ये बताया गया कि आज के शाम 5 बजे आपके साथ जो मेरा डिबेट है वो ये है कि लड़ाई श्री अखिलेश यादव जी बनाम योगी और मोदी। लेकिन जब चूंकि मैं अपने आजमगढ़ में हूं, अपने क्षेत्र में हूं जी, और रास्ते में मुझे टॉपिक बताया गया तो मैं उस पर करना चाहता हूं। आज उत्तर प्रदेश में बदलाव की आहट है। जिस तरह से सड़कों पर जन सैलाब माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को सुनने के लिए उमड़ रहा है, यही कारण है कि आज डरकर भारत के प्रधानमंत्री, झूठे प्रधानमंत्री, उन्होंने जो कल परसों सिंह साहब एक सेकंड आईपी सिंह जी, एक सेकंड प्लीज सुनिए सर। सुल्तानपुर में होने वाली थी, उसे पीएम के माध्यम से निरस्त करा दिया। आवाज आ रही है सिंह साहब? स्वीकार कर ली है सिंह साहब, आवाज आ रही है मेरी? सभाओं में 500 लोग नहीं आते। जो सेलेक्टेड, सर मेरी आवाज आ रही है आपको सिंह साहब? सेलेक्टेड चीफ मिनिस्टर, उससे हमारी क्या लड़ाई? योगी आदित्यनाथ और अजय सिंह बिष्ट, पहाड़ी बाबा को 500 लोग सुनने नहीं आते। दूसरी तरफ आज कुशीनगर, गोरखपुर लेते हुए लाखों लोग सड़कों पर जिस तरह जनता उमड़ रही है, उससे साफ संदेश जाता है कि आप 203 की बात भूल जाइए। समाजवादी पार्टी 400 सीट भी जीत जाए 1977 की तरह तो अतिशयोक्ति की बात नहीं होगी। ठीक है, क्या आप हमारी आवाज सुन पा रहे हैं सिंह साहब? पेट्रोल की कीमतें सबसे बड़ी मुद्दा है, डीजल की कीमत मुद्दा है, गैस के सिलेंडर 1000 सही साहब मुद्दा है। अरे मेरी आवाज आ रही है कि नहीं आप तक सिंह साहब? झूठ और भ्रमजाल मोदी जी का है, उसे पर्दाफाश करना चाहती है उत्तर प्रदेश की जनता। प्रधानमंत्री जी का क्या, जो जब गए झारखंड में तो उन्होंने कहा यहां उद्योग लगेगा, हाईटेक सड़कें बनाएंगे। बिहार में गए हो। ठीक है, अब ये बताइए सिंह साहब, हमारी आवाज आप बस रुकिए सर, रुकिए प्लीज रुकिए, वरना आवाज बंद करनी पड़ेगी आपकी। अब आप ये बताइए, मेरी आवाज आप तक आ रही है? मुझे हमें सुन पा रहे हैं आप या नहीं? मंत्री उत्तर प्रदेश में शायद हमारी आवाज आईपी सिंह साहब तक नहीं पहुंच पा रही है, आगे उनसे बात करेंगे। संजीव जी आपके पास आए, मनीषा जी से उनका रिएक्शन ले। उससे पहले शर्मा जी, आप थोड़ा सा लेट हो गए, आपसे हम इस डिबेट की शुरुआत करना चाहते थे। शर्मा जी, आपके मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और आप खुद उनकी तारीफ करते हुए कहते हैं कि उत्तर प्रदेश में हमने खूब विकास कार्य किए हैं, उत्तर प्रदेश में हमने रोजगार दिए हैं, उत्तर प्रदेश में हमने महिलाओं के लिए काम किए हैं, प्रधानमंत्री आवासीय योजना के तहत गरीबों को घर दिए हैं, सब कुछ दिया है। तो ऐसे में फिर कहाँ ये हिंदू मुसलमान, जिन्ना और नेहरू आ जाते हैं? क्यों नहीं बीजेपी ये कहती है कि ये हमारे 5 साल के काम हैं? पिछले साल के मुकाबले, पिछले चुनाव के मुकाबले, साल के मतलब पिछले विधानसभा चुनाव के मुकाबले इस बार हमारे पास मुख्यमंत्री का एक सशक्त, बहुत शक्तिशाली चेहरा है योगी आदित्यनाथ। क्या ये काफी नहीं है? आपको अभी भी लगता है कि ध्रुवीकरण की आवश्यकता है? शर्मा जी। अंसारी साहब, मुझे बड़ा आश्चर्य है, आप तो एक अच्छे मजे हुए पत्रकार हैं और आपको अच्छी जानकारी भी है यूपी की। ये जिन्ना का विषय किसने चालू किया? हम लेकर आए। पहला बयान किसने दिया इस पर? अखिलेश यादव ने। अयोध्या को लेकर जितना
जो है सपा और बसपा राम मंदिर के निर्माण को लेकर जितना विरोध करते थे, यही लोग थे ना जो कहते थे मिले मुलायम काशी राम, हवा में उड़ गए जय श्री राम। यही लोग थे जो यहां कहा करते थे कि जो इन स्वर्ण काष्टों को जूते मारो। ये सब बयान कौन देता था? ये लोग देते थे। यही लोग जाकर अयोध्या से यात्रा चालू करते हैं, यही लोग जाकर वहां पर ब्राह्मण सम्मेलन करते हैं। तो अंसारी साहब, ये सारे मुद्दे ये लोग उठाए। जिन्ना का मैंने एक उदाहरण दे दिया आपको। किसने बोला? कौन था जो ये ब्राह्मण सम्मेलन की बात चालू किया जातिवादी की? ये बीजेपी ने किया है। लेकिन आप बोलेंगे तो क्या उसका जवाब नहीं पाएंगे? एआईएम वहां पर बैठ के जो है एक धर्म विशेष के लोगों को आह्वान करती है, उसको भड़काती है। ये कौन कर रहा है? अरे चुल्लू भर पानी में। नहीं, एक सेकंड बंद कीजिए आईपी सिंह साहब की आवाज। सुनिए, एक सेकंड शर्मा जी, मैं आपको रोकना चाहूंगा 1 मिनट। शर्मा जी, सिंह साहब, क्या आप हमें, हमारी आवाज आप तक आ रही है? सिंह साहब, पहले ये तो बताइए, आवाज सुन पा रहे हैं या नहीं आप हमारी? सिंह साहब, क्या आप हमारी आवाज सुन पा रहे हैं? मंत्री के खिलाफ आपने आवाज बंद कीजिए प्लीज। सिंह साहब, अगर आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं तो हाँ या ना में जवाब दीजिए, उसके बाद आपसे चर्चा हो पाएगी, अन्यथा नहीं हो पाएगी, क्षमा के साथ। तो अंसारी साहब, मैं ये कहना एक सेकंड शर्मा जी, एक सेकंड मुख्यमंत्री बन सकता है शर्मा उत्तराखंड में? सिंह साहब की आवाज बंद कर दीजिए। हाँ शर्मा जी, अपनी बात पूरी कीजिए। और मैं आपकी बात सुनने से पहले संजीव जी आ रहे हैं आपके पास, ये भी आप इसमें जोड़ना चाहते हैं कि ठीक है, आपने ठीक कहा कि जिन्ना की शुरुआत किसने की, आपने ठीक कहा कि ब्राह्मण सम्मेलन की शुरुआत किसने की, बहुत अच्छी बात है। और आपने ये भी कहा कि जवाब तो देंगे ही, लेकिन हमारा प्रश्न ये है कि जवाब देने से बेहतर ये नहीं होता कि अपने काम गिनवाए जाएं? जवाब देने से बेहतर सर ये नहीं होता कि आगे अगले और 5 साल का रोड मैप बताया जाए? जवाब देने से बेहतर ये नहीं होता कि जो आप नहीं कर पाए हैं जनता से कहें कि हमें और मौका दीजिए, हम वो भी करेंगे उत्तर प्रदेश में? अंसारी साहब जी, अंसारी साहब, कल मैं आजमगढ़ की सभा में खुद था। ये तो कहीं इन लोग की तो शक्ल दिखती भी नहीं है सपा और बसपा वालों की। मैं स्वयं आजमगढ़ की सभा में कल था। और यदि आप वहां योगी आदित्यनाथ जी की, यदि आप जो मुख्यमंत्री हैं उनका आप पूरा स्पीच निकाल लें, स्वयं अमित शाह जी का आप पूरा स्पीच निकाल लें और आप उसमें सुने तो उसमें क्या कहा गया है। उसमें जो काम कि वहां के राज्य सरकार ने विकास के किए, उन्हीं विकास कार्यों की चर्चा जो है की गई है। 45 मिनट से ऊपर का भाषण था अमित भाई शाह का, आधे घंटे से ज्यादा का भाषण था योगी आदित्यनाथ जी का। आप पूरे भाषण का एनालिसिस उठा लीजिए। हमने वहां पर कई नई बातें बताई, जो हमने विकास के काम किए हैं हमने वो बताए। हम किस ढंग से वहां पर लोगों तक बिजली पहुंचा रहे हैं, किस ढंग से वहां पर सड़कें बनी है, किस ढंग से गरीबों को वहां पर जो है राहत। 1 मिनट, मैं मेरी बात पर पूरी होनी है, बीच में मुझे डिस्टर्ब किया गया। तो मैं आपको अंसारी साहब कहता हूं कि जिन इनके पास मुद्दे नहीं है, इनके पास विषय नहीं है, इसलिए ये हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं। ठीक है, और इसीलिए 1 मिनट और तो पूरा कर दूं। इसी के लिए आप ये देख रहे होंगे कांग्रेस के भी जो एक वहां नेत्री वहां बैठी हैं, वो भी राधे मां बन के घूम रही हैं चदरी ओढ़ के, वो मंदिर जा रही है। तो हिंदू मुसलमान इनको करना पड़ रहा है। ठीक है शर्मा जी, हमें लगता है आपकी बात पूरी हो गई है। एक लाइन करके समाप्त करता हूं बात को, प्लीज, कि ये उत्तर प्रदेश का चुनाव, उत्तर प्रदेश की जनता 2014 से इस बात को समझ चुकी है कि जातिवाद, क्षेत्रवाद, परिवारवाद, वंशवाद, भ्रष्टाचार और तुष्टीकरण, इन सब को उत्तर प्रदेश की जनता ने तिलांजलि देकर अब विकासवाद की राजनीति पर अपना मुहर लगाने लगी है। बहुत बढ़िया, तीनों बार से उन्होंने इसका जो है परिणाम हमारे सामने आया। शर्मा जी, यही हम आपसे सुनना चाहते थे, यही कह रहे थे, लेकिन प्रश्न फिर से वही है कि कुछ बातें होती है ना कि अगर उन्हें इग्नोर कर दिया जाए तो ज्यादा अच्छा रहता है और जनता में ज्यादा अच्छा संदेश जाता है, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। तो यहां पर कुछ लोगों का विश्वास दिखता है, अगर आप भी वही और आपके वरिष्ठ नेता भी वही बात करते हैं। एक निवेदन शर्मा जी आपसे, आप भी बहुत वरिष्ठ पत्रकार नेता हैं, प्रवक्ता हैं, और हम जो सिंह साहब को बार बार रोक रहे थे उनकी भाषा पर रोक रहे थे, तो आपसे भी निवेदन है, कोई भी ऐसा शब्द
किसी पर व्यंग्य ना करें, सीधे सीधे बात करें ताकि एक दूसरे पर नहीं आरोप लगे। नहीं सर, ये मेरा निवेदन है। किसी को राधे माँ बोलेंगे तो कोई आपको भी, आपके नेताओं को भी कोई कुछ बोलेगा तो फिर वो बुरा लगेगा आपको भी, है ना? क्या अब ये करें। और सिंह साहब से भी यही निवेदन है। सिंह साहब ने एक शब्द का इस्तेमाल किया था जिस पर हमारी आपत्ति थी, सिंह साहब जिस पर हमारी आपत्ति थी, इसीलिए किसी भी ऐसे शब्द का इस्तेमाल न करें। संजीव जी आपके पास आते हैं। संजीव जी सवाल सुन लीजिए, प्रश्न सुन लीजिए। प्रश्न संजीव भाई जी बोलिए। कांग्रेस की स्थिति उत्तर प्रदेश में आज से नहीं, बहुत समय से आप अपनी जमीन को तलाश कर रहे हैं। प्रियंका गांधी के रूप में आपके कार्यकर्ताओं में एक ऊर्जा का संचार हुआ और आपको लगता है आपके कार्यकर्ताओं में कम से कम जोश आया और लोगों को लगता है कि कांग्रेस प्रियंका के दम पर उत्तर प्रदेश में अपनी पकड़ मजबूत कर रही है। लेकिन उत्तर प्रदेश के हर क्षेत्र का अलग मुद्दा है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश का अलग है, पूर्वी का अलग है, बुंदेलखंड का अलग है, कहीं किसान हैं, कहीं पानी की समस्या है, कहीं बेरोजगारी है। कैसे आप इन मुद्दों को जनता तक उठा पाएंगे, सरकार की नाकामी को बता पाएंगे, या आप हिंदू मुसलमान के ट्रैप में फंसकर और नुकसान अपना कर लेंगे? संजीव जी। अंसारी साहब, थोड़ी सी के साथ निवेदन करूंगा कि इतना अन्य पैनलिस्टों को समय दिया, मुझे भी दीजिएगा। उससे ज्यादा आज लीजिए। देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की जयंती है। भारतीय जनता पार्टी जो राजनीतिक शिष्टाचार तक भूल गई है, आज उनका जयंती मनाने के लिए लोकसभा अध्यक्ष और राज्यसभा के सभापति तक, कई कैबिनेट मिनिस्टर तक नहीं गए। ये इनका राजनीतिक शिष्टाचार है। दूसरी तरफ आपने कहा कि प्रियंका गांधी जी को लेकर के, आपको याद होगा कि बनारस की रैली इतनी ऐतिहासिक हुई कि नरेंद्र मोदी जी के लोगों के पसीने छूट गए और उनकी जब रैली हुई तो उनकी रैलियों में लोग टिके नहीं, निकल के जाने लगे। उसके बाद हमने रिकॉर्ड तो रैली गोरखपुर में की और लगातार आज हमारी नेता प्रियंका गांधी जी बुलंदशहर में 7,500 मंडली कार्यकर्ताओं की बैठक कर रही है। लगातार कांग्रेस पार्टी मुद्दे की राजनीति कर रही है। और दूसरी तरफ अभी मैं कहना चाहता हूं शर्मा जी को कि कम से कम महिलाओं का सम्मान करना सीखिए। जिस भाषा का उन्होंने प्रयोग किया, संजीव जी, समय आपके पास जो समय मिला है ना, आप उसको अपनी बात मुद्दे जनता को संबोधित कीजिए। ठीक है, मैंने निवेदन कर लिया सबसे। सिंह साहब को भी नहीं बोलने दिया और अगर शर्मा जी ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करेंगे उन्हें भी नहीं बोलने देंगे। नहीं, कहते रहा हूं। रही बात मुद्दे की, सईद भाई, आज ये सरकार क्या बेरोजगारों का जो 45 साल के बेरोजगारी का आंकड़ा सबसे ज्यादा इस सरकार में देखने को मिला। आज एक आपको हास्यास्पद चीज बताता हूं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के ट्विटर हैंडल से ट्वीट होता है, एक ऐसे व्यक्ति को लेखपाल की नौकरी दी जाती है जो पता चलता फार्म तक नहीं भरा था। अब बताइए, जो परीक्षा तक नहीं दिया था। जब ये मालूम चला तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को उसको अपने ट्विटर हैंडल से उस ट्वीट को हटाना पड़ा। तो ये तो इनका बेरोजगारों के साथ छलावा है। दूसरी तरफ भ्रष्टाचार को लेकर के जो लोग गोवंश को बचाने आए थे, 700 करोड़ रुपए खा गए, गायों का भूसा खा गए, खरी खा गए, चारा खा गए। ये इनका इतिहास है। और दूसरी तरफ कौन राजनीति कर रहा है हिंदू मुसलमान की? ये लोग बात करेंगे जो हिंदू महासभा, जो सावरकर और जो श्यामा प्रसाद मुखर्जी, जो जिन्ना मिल करके मुस्लिम लीग के साथ सरकार बनाते हैं, वो बात करेंगे आज जिन्ना के ऊपर। जो जिन्ना का कसीदा पढ़ने के लिए आडवाणी जी को माफ कर पाएंगे, जो जाकर के वहां पे उनके पाकिस्तान में जाकर के उनके कब्र पे जो फातिया पढ़ने का काम किया था, कहा का जिन्ना जो सेकुलर नेता थे, क्या ये जसवंत सिंह को माफ कर पाएंगे जो जसवंत सिंह की किताब जिन्ना पे लिखी गई थी? पहले ये बात करें। और आज दावे के साथ कहना चाहता हूं, आजादी के पहले, बस खत्म कर रहा हूं, आजादी के पहले जिस तरह से सावरकर और जिन्ना हिंदू और मुसलमान को बांटने की राजनीति करते थे, आज चरित्र नहीं बदला है, चित्र बदला है। आज मोहन भागवत और ओवैसी इसी तरह से उत्तर प्रदेश में जो राजनीति कर रहे हैं, कांग्रेस पार्टी उसको सफल नहीं होने देगी। ठीक है संजीव जी, लेकिन फिर से आपसे भी एक बार निवेदन की सीधी बात कीजिए। व्यंग्यात्मक लहजे में जब हम बात करते हैं तो दूसरे को बुरा लगता है संजीव जी, तो कोई भी ऐसा शब्द नहीं, सीधी सीधी अपनी बात कही। नहीं, एक निवेदन है सर, कोई बात नहीं। मनीषा जी, कोई बात नहीं, मैं सिर्फ बता रहा हूं आपको। मनीषा जी अंसारी जी मुझे जवाब हाँ, जब अगली मनीषा जी की एक प्रतिक्रिया हो जाए उसके बाद आप बिल्कुल शर्मा जी, बड़े विपक्ष बैठा है, 1 घंटा है आपके पास। आपके पास अगला मनीषा जी के पास, आपके पास आएंगे। आप सिंह साहब और संजीव जी दोनों की बात का जवाब दीजिएगा। मनीषा जी, आपसे एक राजनीतिक विश्लेषक होने के नाते हम ये समझना चाहते हैं, और देश की जनता और उत्तर प्रदेश की जनता भी आपके माध्यम से ये समझे मनीषा जी, कि कहां 300 पार, 312 और कहां 50 से नीचे तीनों उत्तर प्रदेश के प्रमुख दल समाजवादी, बहुजन समाज पार्टी और कांग्रेस
47, 19 और 7, ये आंकड़ा जो है, क्या ये गैप फिल हो पाएगा या कुछ कमी इसमें आ पाएगी? और ये पिछले चुनाव से कैसे अलग ये चुनाव होगा, या फिर से ध्रुवीकरण इस बार भी, हिंदू मुसलमान इस बार भी, और यही हिंदू मुसलमान जैसे जैसे चुनाव नजदीक आएगा मनीषा जी, ज्यादा और हमें देखने को मिलेगा, जिन्ना देखने को मिलेंगे, नेहरू देखने को मिलेंगे, पाकिस्तान सुनने को मिलेगा, या कुछ जनता की बातें होंगी? मनीषा जी देखिए, मैं आज तक के इस टीवी पटल के जरिए कहना चाहती हूँ कि नीचे जहां हमने अभी दौरा शुरू किया है, जमीनी दौरा जी, वहां की बातचीत जो है बिल्कुल मुद्दों पे है, और सभी दल अब ये जान लें कि ये रिसर्च और शोध के जरिए बिल्कुल निष्पक्ष शोध, जिसमें किसी दल के प्रति मेरी कोई अभिरुचि नहीं है, वहां ये स्पष्ट है कि लोग मुद्दों पे बातचीत कर रहे हैं, और लोगों की समझदारी, खास करके भारत की गरीब जनता जिसको हम तुच्छ समझते हैं, बिल्कुल उसकी समझदारी के चलते ही भारत में लोकतंत्र कायम है। क्या वो मुद्दे हैं जो लोग डिस्कस कर रहे हैं? और मैं कहूं कि टीवी पर मैंने जो बहुदलीय चर्चा देखी, लोगों की चर्चा और लोगों के मुद्दों से बहुत पृथक और बहुत अलग है। लोग सिलेंडर के दाम की बात कर रहे हैं, कहते हैं ज्यादा हो गया। लोग बेरोजगारी की बात कर रहे हैं। लोग ये भी कहते हैं कि अगर हम चुन दे किसी और दल को तो क्या हमें फिर भ्रष्टाचार का सामना करना पड़ेगा। इसका मतलब कि लोग फूंक फूंक के ये सोचना चाह रहे हैं कि कहां से कैसा, और माहौल बहुत गमगीन है, क्योंकि कई जगह छोटे शहरों में, खास करके कोविड में शहरों में जो है वो बहुत मृत्यु हुई लोगों की, और जहां कोविड की बात करते हैं वहां दुखी मन एकदम लगता है मौत को आत्मसात कर चुका है। लोग इस पे चर्चा नहीं करना चाहते, क्योंकि ये बहुत पर्सनल, पारिवारिक, निजी के दायरे में उनके बहुत जोर का झटका लगा है। लेकिन गांव में लोग बहुत सारी बातें करते हैं, और स्वास्थ्य सुविधा जो है वो अच्छी नहीं होने की बात करते हैं। वो किसी एक सरकार को नहीं कहते कि ये अच्छा कि ये खराब, लेकिन वो कहते हैं कि उनका अधिकार था और उन्हें नहीं मिला। लेकिन अगर टॉप हेडलाइन आइटम्स जो चर्चा में है उनकी बात मैं करूं तो महंगाई की चर्चा बहुत ऊंची है, और उसके बाद जो है 2 नंबर में बेरोजगारी की चर्चा जो है वो हो रही है लोगों में। और ये लोग जो है वो गरीब, ग्रामीण, उच्च वर्ग, जिसको हम सवर्ण कहते हैं वो भी है, जिसको अन्य जातियों में कहते हैं वो भी है। राजनीति कहीं ना कहीं उसको मल्लाह और केवट और इसका नाम दे रही है, लेकिन क्रॉस कास्ट क्लास कॉम्बिनेशन में इश्यूज पे बात हो रही है। तो कहीं ना कहीं ये हिस्ट्री का, इतिहास का तीसरे क्लास का प्राइमर, जिसमें कि पहला पन्ना जिन्ना जी को हटा के लिखा जाए कि सरदार पटेल पर लिखा जाए, इस प्राइमर की चर्चा नीचे नहीं हो रही। तो दल जो है, खास करके वो जो कहते हैं सडनली कि अब जिन्ना ये थे कि वो थे, अरे इतिहास में उनका एक रोल था, वो एक सेटल्ड बात है। आते हैं एक बार फिर से आते हैं आपके पास जी, इस पे क्या चर्चा करने की आवश्यकता है? ठीक है, कोई आवश्यकता नहीं है। और शर्मा जी, यही संजीव जी शर्मा जी के बाद आपके पास आएंगे। आईपी सिंह साहब जी, आप थोड़ा सा इंतजार कीजिए। शर्मा जी, अब क्या प्रश्न पूछें? आपने बहुत ध्यान से मनीषा प्रियम जी की बात सुनी, और जो मुद्दे उन्होंने उठा दिए, जो जमीनी हकीकत उन्होंने देखी है वो बता दिया। हम आपसे सिर्फ ये जानना चाहेंगे कि क्या आप ये के शर्मा जी स्वीकार करते हैं कि वाकई, देश की बात छोड़ दीजिए, अभी उत्तर प्रदेश की हम बात कर रहे हैं, कि उत्तर प्रदेश में सिलेंडर महंगा हुआ है, उत्तर प्रदेश में खाने का तेल महंगा हुआ है, उत्तर प्रदेश में सब्जियों के दाम बढ़े हैं, और उत्तर प्रदेश में चाहे वो सरकारी कर्मचारी हो, राज्य सरकार के, या नौकरी पेशा लोग हैं हमारे जैसे, उन लोगों की तनख्वाहें उस अनुपात में नहीं बढ़ी, और ये एक चिंता का विषय आपके लिए है। क्या आप ईमानदारी से स्वीकार कर पाएंगे शर्मा जी इस बात को? अंसारी साहब, देखिए, चुनाव जो होते हैं, आप भी अनुभवी पत्रकार हैं, समझते होंगे, एक नहीं विभिन्न मुद्दों पर होते हैं, और उसमें अलग अलग तरह के मुद्दे होते हैं, लेकिन जनता उसमें से प्रमुखता से यह चुनती है कि अगला जो नेतृत्व है, विकल्प क्या है, विकल्प का जो है चरित्र क्या है। और यदि आप, जो मनीषा जी ने अपना विश्लेषण दिया, मैं मानता हूं एक पत्रकार हैं, अपना सामाजिक कार्यकर्ता, उनका एक अपना विश्लेषण है, उनका सम्मान है, पर उसके साथ यदि वो उस विश्लेषण पर भी जाएं, तब जाकर स्पष्टता होगी। वो बीच में 1-2 पॉइंट उन्होंने छुआ भी था, फिर उससे हटी मुझसे। तो मैं ये कहता हूं, महत्वपूर्ण मुद्दा होता है विकल्प।
बाकी सारे मुद्दे साथ चल रहे होते हैं। तो इसलिए जब चुनाव आएंगे तो ये सारे मुद्दे भी होंगे, सब होंगे, उसके प्रॉपर जवाब भी है। लेकिन अब मैं एक बात पर आता हूं जो मेरे कांग्रेस के मित्र। नहीं, उससे पहले आप हमारे प्रश्न का उत्तर दे दीजिए सर। मुझे उसका भी जवाब देना होगा सर। हमने आपसे दीजिएगा ना, दीजिएगा उससे पहले आप। तो मैंने आपका दिया है ना, नहीं, ये उत्तर नहीं मिला। हमने आपसे पूछा कि क्या आपको लगता है कि ऐसा हुआ है, क्या आप मानते हैं महंगाई बढ़ी है, उस अनुपात में तनख्वाहें नहीं बढ़ी, लोग परेशान हैं? नहीं, ये आपका ही विश्लेषण हो सकता है। मैं आपसे पूछ रहा हूं। मुझे तो पब्लिक में ये रिएक्शन नहीं मिला तो मैं कैसे बोलूं? मुझे पब्लिक में जो रिएक्शन मिल रहा है। आपके घर गैस नहीं आती, आपके घर सिलेंडर नहीं आता सर? अरे सर ऐसा है ना, आप महंगाई पे चर्चा कर रहा हो तो एक डिबेट रखिएगा। मैं महंगाई पर आपको पूरा डाटा नहीं प्लीज नहीं शर्मा जी, ईमानदारी। अच्छा आप ये तो बता दीजिए, मेरी बात सुनिए ना, मैं आपको कह रहा हूँ क्या महंगाई के विषय पर भी बकायदा। नहीं ठीक है, उससे चुनाव से अलग हटके बता दीजिए। आपका ये एक लाइन में आइए। ठीक है, बताइए मैं क्या बोलूँ। सिर्फ ये बता दीजिए, क्या आप ये मानते हैं कि महंगाई बढ़ी है? नहीं, मैंने कहा कि महंगाई जो है वो उसका जब भी विषय आएगा वहां पर, लेकिन आज मुझे वहां उत्तर प्रदेश में इस चुनाव में वो विषय दिखाई नहीं पड़ा। महंगाई विषय नहीं है उत्तर प्रदेश में, मुझे नहीं दिखता। तो ठीक है, बेरोजगारी सर, बेरोजगारी हमने वहां पर बकायदा जो है 4 लाख जो है सरकारी नौकरी दी है 5 साल में। अब आप इसके बाद प्राइवेट का जवाब दे सकते हैं। लगातार रोजगार, लगभग 1.5 करोड़ वहां पर रोजगार हमने तमाम उससे आईपी सिंह जी की आवाज बंद कर दीजिए। 1.5 करोड़ लोगों, मेरी बात सारी साहब सुन लीजिए, वहां जो गैर सरकारी संस्थान है उसमें भी जो काम हुए हैं, उस जो रोजगार मिले हैं, यदि आप सबको जोड़े तो लगभग 1.5-2 करोड़ वहां पर मिला है। 4 लाख का आंकड़ा तो सरकारी एकदम मैं आपको डाटा सहित बता सकता हूं कि पुलिस विभाग में लगभग जो है 1.5 लाख के आसपास की जो है वो मिला है, रोजगार मिला है। और शिक्षा विभाग में भी लगभग 1.5 लाख के आसपास की नियुक्तियां हुई हैं। ठीक है सर, ठीक है शर्मा जी, ये सारी चीजें मैं उसमें अभी ठीक है, लेकिन अब मेरी बात पूरी होने दीजिए सर। कम से कम मेरे ऊपर बहुत आरोप लगे हैं कांग्रेस के ऊपर से, तो ये तो बोलूं। अब मैं आपको बताता हूं कि ये मुद्दे क्यों चर्चा, हिंदू मुसलमान से आपने बात चालू किया था, उसी पे आ रहा हूं। सलमान खुर्शीद जी हिंदुत्व की जो है तुलना आतंकवाद से करते हैं, ये समय है, नुकसान होगा। ये सारे मुद्दे क्यों उठाए? ठीक है, उन्हें नुकसान होगा, कांग्रेस को नुकसान होगा। नुकसान फायदा का इशू नहीं है सर, नहीं है ना। जिस तरह से आपने कहा कि महंगाई से फर्क नहीं पड़ता। धर्म का जहर बोकर वहां सांप्रदायिकता को फैलाना है, क्योंकि उनको पता है कि सरकार के अंदर 4 साल 5 साल बोल लेने दीजिए संजीव जी। एक दंगे नहीं हुए अंसारी साहब, एक दंगे आप नहीं बता पाएंगे, लेकिन उनको इस तरह के जो भड़काऊ बयान करने हैं, वहां लोगों को भड़काना है। ठीक है, कानून व्यवस्था जो सबसे ओके, नहीं भड़काना चाहिए। हमें लगता है काफी समय हो गया है शर्मा जी। संजीव जी, शर्मा जी जो बात कह रहे हैं वो देखिए, उससे नुकसान आप ही को होगा, उससे नुकसान कांग्रेस को ही होगा। पहले से सुन तो लीजिए, प्रश्न सुन लीजिए सर, प्रश्न सुन लीजिए। मुझे अच्छी तरह आपसे संजीव जी एक सवाल मेरा छोटा सा, एक चुनाव का समय आ रहा है। 5 साल 4.5 साल में जो भी बीजेपी योगी आदित्यनाथ की सरकार ने किया, या जहां भी वो फेल रही, आपको लगता है वो मुद्दे अगर जनता तक पहुंचाने का आपके पास समय आया तो ऐसे में जिन्ना आ जाते हैं, ऐसे में ISIS और बोको हरम से हिंदुत्व की तुलना हो जाती है, तो क्या आपको नहीं लगता कि आप अपने पैर पर कांग्रेस का कोई ना कोई बड़ा नेता आकर कुल्हाड़ी मार लेता है, उसका फायदा बीजेपी को हो जाता है सीधे सीधे? मुझे लगता है सईद भाई, इस पे अगर आप जिम्मेदारी से ले तो हमारी राष्ट्रीय अध्यक्षा श्रीमती सोनिया गांधी जी ने पिछले CWC की मीटिंग के दौरान कहा था कि मीडिया में उनके जवाब ही उचित माने जाएंगे। ये मसाले बटोर करके मीडिया को अपनी दुकान दी चलानी है। जैसे एक कथित अभिनेत्री आई, उनको लगा कि 2014 में देश आजाद हुआ, तो आप चले ऐसे चीजों पे आप बहस चलाइए, देश इसको नहीं जानना चाहता। अब सवाल करते उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ की सरकार की, रोजगार की बात सुन लीजिए। अभी शिक्षक भर्ती की बात कर रहे थे के शर्मा जी, थोड़ा याद कर लीजिए। सुप्रीम कोर्ट में सरकार जाती है सही साहब, 69,000 शिक्षक भर्तियों की वो भर्ती नहीं कर पाती और कहती है कि 51,000 भर्तियां अभी खाली हैं। यहाँ उत्तर प्रदेश में माध्यमिक शिक्षा चयन बोर्ड है, 4.5 साल में फार्म भरवाया, एक भी परीक्षा का फाइनल रिजल्ट नहीं दे पाए, एक नियुक्ति नहीं करा पाई। और आज भी चाहे लेखपाल भर्ती का मामला हो, चाहे उप निरीक्षक भर्ती का मामला हो, ऐसे तमाम मंडी प्रोसेस इंस्पेक्टर का मामला हो, आज तक कोई नियुक्ति कर नहीं पाया। और ये जो फर्जी आंकड़ा देते हैं, ये पेट्रोल पंप पे काम करने वाले लोग, बसों में काम करने वाले लोग इस तरह के आंकड़े जुटा करके बता रहे हैं। और अपराध की बात, बाप रे बाप, उत्तर प्रदेश आज
आप देख रहे हैं 23 साधुओं की हत्या हो गई। आज एक योगी उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री है, वो साधुओं को नहीं बचा पा रहा है। और एनसीआरबी की रिपोर्ट क्या कहती है, हर दिन हर प्रति 2 घंटे पे एक मर्डर होता है उत्तर प्रदेश में, और 22 महिलाओं के साथ यौन शोषण होता है। ये उत्तर प्रदेश है, इस कस्टडी में लगातार सबसे ज्यादा हत्याएं। अभी आपने देखा विवेक तिवारी से लेकर के राजेश कोरी तक, और अभी हाँ में आपने देखा हमारे लगातार आगरा में हत्या हुई। तो इसको लेकर ये कहा जाए कि अगर अपराध की चर्चा करूं, बेरोजगारी की बात करूं और किसानों की, बस अंतिम बात कह रहा हूं, मोदी जी कह रहे थे 2017 में डबल इंजन की सरकार बनवाइए, डबल इंजन की सरकार बनवाइए, और गन्ना किसानों का 14,000 करोड़ आज तक नहीं मिल पाया। 17,000 करोड़ गन्ना किसानों का बकाया है। ये वो लोग हैं जो किसानों की फसल दुगनी करने की बात करते थे, आज महंगाई में उनकी फसल का आम संजीव जी बस, संजीव जी अगली बार आते हैं। शर्मा जी आप जवाब दीजिएगा, लेकिन आईपी सिंह जी आवाज आ रही है हमारी? सर सुन पा रहे हैं आप मुझे? अब आवाज पहले बहुत कम आ रही थी, अब सुनाओ। हाँ, क्योंकि आपने अपने संबोधन में शुरुआत में ही एक ऐसे शब्द का प्रयोग कर दिया था जिसके लिए हमें आपको रोकना पड़ा। आपसे निवेदन है कि सिर्फ अपनी बात कीजिए, किसी पर व्यंग मत कीजिए, किसी के लिए बुरे असंसदीय शब्द का इस्तेमाल प्लीज सर मत कीजिएगा। अखिलेश यादव जी, मतलब अच्छा सुन, तो कोई बात नहीं, ये बात तो खुद आज तक को समझना चाहिए। सईद साहब, मैं तो निवेदन करूंगा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जिस तरह से गोरखपुर और कुशीनगर में उनकी विजय यात्रा चले, उस कैमरे का मुंह खोल दीजिए। कैमरा खोलकर आज तक को दिखाना चाहिए कि किस तरह का जन सैलाब सड़कों पर उमड़ रहा है। टाइट कैमरे से न्याय नहीं होता। उत्तर प्रदेश में सही दिखाया लोकतंत्र खतरे में है। आईपी सिंह साहब दिखाया, 16 नवंबर को आ रहे हैं, दिखाया। सुनिए ना, प्रश्न सुनिए, प्रश्न। सुल्तानपुर से 140 किलोमीटर दूर सर आप भाषण दे रहे हैं सर। अखिलेश जी का कार्यक्रम था, बीजेपी डर गई और उसे भाषण दे रहे हैं आप। हमारा एक प्रश्न सुन लीजिए प्लीज। आप बताइए, चुनाव के वक्त क्या बीजेपी के लोग चर्चा नहीं करेंगे? क्या प्रधानमंत्री आएंगे बिहार की तरह झूठ बोलेंगे? क्या झूठ का पर्दाफाश विपक्ष नहीं करेगा? और कल जब ये चुनाव समाप्त हो जाएगा सही साहब, प्रधानमंत्री जी झोला उठाकर फिर उत्तर प्रदेश से किसी दूसरे राज्य में चले जाएंगे। तो सही साहब, विपक्ष की बात को आप आम जनता तक पहुंचाइए और टाइट कैमरे से राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को मत दिखाइए। आप योगी के कार्यक्रम को दिखाइए, आप अमित शाह को दिखाइए और कैमरा खोलकर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के कार्यक्रम को दिखाइए। परिवर्तन होने जा रहा है और छुपाने से सच्चाई नहीं छुपती। मैं तो यही कहूंगा कि फकीर एक बार फिर से झोला उठाकर दूसरे राज्य को जाने वाले हैं। ठीक है। हम आपसे ये जानना चाह रहे थे कि एक प्रश्न पूछना चाह रहे थे गंभीर, कि क्या आपको लगता है कि अगर अखिलेश यादव ने जिन्ना का उल्लेख किया है तो उससे आपको नुकसान होगा? लेकिन क्योंकि समय आपने काफी ले लिया है, शर्मा जी के पास आ जाएं, उसके बाद आइएगा। शर्मा जी आपको क्या लगता है कि आपके बड़े बड़े नेता आते हैं, राष्ट्रीय अमित शाह जी आए, योगी आदित्यनाथ जी आए, और अभी तो सभी आएंगे प्रचार में, प्रधानमंत्री भी आएंगे, तो वहां अपने काम और अगले 5 साल का रोड मैप और अपनी उपलब्धि बताने के अलावा अगर ये मुद्दे आप टच न करें, अगर आप नेहरू का नाम न लें, अगर आप जिन्ना का नाम न लें, अगर आप पाकिस्तान का नाम न लें, अगर आप मुसलमानों का नाम न लें, तो आपको लगता है कि कहीं वोटों में कमी हो जाएगी? ये आपके विश्लेषण है अंसारी साहब। नहीं प्रश्न पूछ रहा हूं मैं तो आपसे, मैं तो प्रश्न पूछ रहा हूं। हाँ, मैं इसलिए बता रहा हूं। आप बोलिए बिल्कुल नहीं होगी, आप बोलिए बिल्कुल नहीं होगी कमी। नहीं क्यों? आदि कोई जाकर आज हिंदुत्व के ऊपर प्रश्न उठाएगा, हमारे नेताओं का अपमान करेगा, हमारे जो महापुरुष है उसका अपमान करेगा, तो उसका क्या हम जवाब नहीं देंगे? जवाब देंगे, बिल्कुल जवाब देंगे, देना चाहिए जवाब। लेकिन अंसारी साहब अब बंद कराइए, ये अच्छी बात है। मैंने आईपी सिंह जी की आवाज बंद कर दीजिए भैया प्लीज। एक बात सुनिए शर्मा जी, बंद आवाज प्लीज। सिंह साहब जब आपका मौका है तब बोलिएगा, है ना, क्योंकि शर्मा की बात पूरी कीजिए। अब अंसारी साहब रही बात कांग्रेस की, तो मैं केवल इतना बता दूं कि यहाँ कांग्रेस के प्रवक्ता बैठे हैं, उनको अपने आप थोड़ा अंदर गिरेबान में झांकना चाहिए। 30 साल से उत्तर प्रदेश की जनता ने इनको जो है उत्तर प्रदेश से बाहर कर रखा है। एक नाम मात्र की एक सांसद बच गई हैं, उनके जो युवराज थे उसे भी यहां से भेज के केरला भेज दिया।
वो भी सीट इनकी वहां चली गई उत्तर प्रदेश से, तो वो हाल कर रखा है। तो नहीं व्यंग्य नहीं है, ये हकीकत है अंसारी साहब। मैं गलत बोल रहा हूं तो बताइए। नहीं अंसार, अभी बता देता हूँ, अब सुनिए। रही बात अंसारी साहब, संजीव जी, संजीव जी बात समझ में नहीं आती है। संजीव जी संजीव जी के बीच में नहीं बोला। हाँ ठीक है, शर्मा जी जल्दी से पूरी कीजिए क्योंकि समय अब खत्म हो रहा है। आपकी हकीकत है तो इसलिए हकीकत इनको कहिए। अरे संजीव जी एक सेकंड प्लीज, संजीव जी प्लीज सुनिए, ये सम्मान ही है, सम्मान से नेताओं के बारे में बात करिए। संजीव जी, संजीव जी सीट में 7 सीटों पाना ही आपका ही सम्मान उत्तर प्रदेश की जनता ने किया है। पहले आपने प्रियंका जी पहले आपने प्रियंका जी, अच्छा संजीव जी इसके बाद आ रहे हैं, बोल लीजिएगा। संजीव जी प्लीज, कि महिलाओं का सम्मान करते अरे आ रहे हैं आपके पास, आ रहे हैं प्लीज। ये नहीं सकता। अरे एक सेकंड सर, जवाब आप ही को देना है ना। शर्मा जी जल्दी से पूरा कीजिए क्योंकि समय अब कम है। अंसारी साहब 4 बार हम निवेदन कर चुके हैं आप तीनों से। अंसारी साहब बंद कराइए, ऐसे में अरे सर समय नष्ट हो रहा है। संजीव जी, शर्मा जी अपनी बात पूरी कीजिए जल्दी से, वरना हम आगे जाएं दूसरे गेस्ट के पास। मेरे को आप देखिए, मेरे को डिस्टर्ब किया गया है, इसलिए मुझे टाइम दीजिए अंसारी साहब। ये सत्ताधारी पार्टी के साथ अन्याय प्लीज, मैं जल्दी से बता दूं। शायद संजय जी को पता नहीं होगा अपना इनका इतिहास। ये महिलाओं के सम्मान की बात करते हैं, इसी दिल्ली के अंदर में चुनाव की बात करें, मुद्दों की बात करें सर। मुद्दों पर ये मुद्दे ही है, महिला सम्मान की पूछ रहा हूं ना अंसारी साहब। जब नैना साहनी जो तंदूर कांड में भून काट के एक महिला को भून दिया गया, ये कांग्रेस का चरित्र है। क्या भौरी देवी के साथ क्या किया किसानों से थोड़ा सा डर लग रहा है आपको शर्मा जी? इस बार विधानसभा चुनाव में थोड़ा सा किसानों से कहीं खतरा है आपको, बीजेपी को? बिल्कुल नहीं है। ये आप ये समझ लीजिए, ये स्थानीय निकाय के चुनाव ने अपने परिणाम में बता दिया है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के चुनाव में भी। और रही बात समाजवादी पार्टी की, तो मैं केवल एक लाइन अंसारी साहब कहता हूं, उससे आप समझ लीजिएगा। यदि इनके अंदर ताकत होती और इनको ये पहचान चुके हैं अखिलेश यादव, इसीलिए ये आज चुनाव से पहले ये ईवीएम पर आरोप लगा चुके हैं। ये अभी वोटर लिस्ट पे आरोप लगा रहे हैं, चुनाव आयोग पे आरोप लगा रहे हैं। ये अपने हार के मुंह बचाने की पूर्व तैयारी कर रहे हैं अखिलेश यादव, वरना ईवीएम के विषय में प्रश्न उठाना, और जबकि लगातार चुनाव हो रहे हैं ईवीएम के माध्यम से, इससे स्पष्ट है। संजीव जी ठीक है, हो गया शर्मा जी, हो गया। संजीव जी आप ये बताइए कि क्या आपको लगता है कि कहीं ना कहीं अखिलेश यादव ने जो जिन्ना का उल्लेख कर दिया है वो भारी पड़ जाएगा, ध्रुवीकरण हो जाएगा, आपको नुकसान हो जाएगा उससे? और ये ईवीएम का डर क्यों? देखिए सही साहब, सबसे पहले तो हिंदू धर्म को खतरा इन तथाकथित हिंदू धर्म रक्षकों से है। इनके ही सहयोगी हैं डॉक्टर संजय निषाद। उन्होंने भगवान राम के जन्म पे सवाल उठा दिया, कहा कि खीर पीने से कोई बच्चा नहीं पैदा हो सकता। और अमित शाह जी को रामायण कर लीजिए, फिर से पढ़े। वो कहते हैं कि राम रावण युद्ध में भगवान राम ने भरत को भेजा था। अरे अमित शाह जी पढ़ लीजिए, भरत को नहीं लक्ष्मण को भेजा था। तो पहली बात, जिनको अपना संजीव जी का संपर्क हमसे यहाँ पर टूट गया है। सिंह साहब दे देता हूँ मैं, नहीं सिंह साहब नहीं, बाद में सर, नहीं एक मिनट शर्मा जी, नहीं बारी बारी से आएगा, आपको समय पूरा मिल रहा है, समय दिया जाएगा। आईपी सिंह जी क्या आपको लगता है कि अखिलेश यादव ने जो जिन्ना का उल्लेख कर दिया वो कहीं ना कहीं ध्रुवीकरण करेगा? और अब इस बार तो आप कांग्रेस से अलग हैं, इस बार तो आप अलग चुनाव लड़ रहे हैं, इस बार ओवैसी भी आ गए हैं, तो वो जो बंगाल में हुआ कि एक मुश्त मुसलमानों का वोट जो है ममता बनर्जी को सीधे पड़ गया, और जिसकी आस आप भी लगातार उत्तर प्रदेश में करते रहते हैं, अगर वो नहीं पड़ा तो बहुत बड़ा नुकसान आपको हो जाएगा, इस बार फिर सत्ता से पीछे रह जाएंगे आप। सईद साहब, सबसे पहले आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपको पूरा बयान सुनना चाहिए। और जो 312 व संख्या बता रहे हैं, मैं बता रहा हूं कि 2007 में बीजेपी को 46 सीटें मिली, 2012 में बीजेपी को 42 सीटें मिली। और झूठ और फरेब जो प्रधानमंत्री और गृह मंत्री ने विष बमन किया उत्तर प्रदेश में, उसके वजह से सत्ता मिली है। आप विश्वास करिए, उत्तर प्रदेश की जनता निर्णायक फैसला लेने जा रही है। समाजवादी पार्टी 400 सीटें जीत जाएगी, इसमें कोई अतिशयोक्ति क्यों जीत जाएगी? एक कारण दीजिए, 2 कारण दीजिए, 3 कारण बताइए। चलेगा न बीजेपी का झूठ चलेगा, कुछ तो बताइए, ऐसा क्या है? चलेगा तो बेरोजगारी, ऐसा क्या है? तो सरसों का तेल का मुद्दा
चलेगी तो आम सिंह आदमी का साहब। जो जीवन असुरक्षित है। 18,600 लोगों की हत्याएं 4.5 वर्षों में उत्तर प्रदेश में हुई है। हत्याओं में 1 नंबर पर है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश जल रहा है। उत्तर प्रदेश में गुंडा राज है। उत्तर प्रदेश में जंगल राज है। चुन चुनकर योगी अपराधियों को अपने साथ लाए हैं और ये थोपे गए मुख्यमंत्री को मैं आपके माध्यम से अपील करता हूं कि इनके घर उत्तराखंड इन्हें बीजेपी वापस ले जाए। ये खाला का घर नहीं है कि कोई गुजरात से आ जाए, कोई महाराष्ट्र से आ जाए, कोई उत्तराखंड से आ जाए, कोई राजस्थान से आ जाए। अरे उत्तर प्रदेश का बेटा ही उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनेगा और उत्तर प्रदेश ठीक है सर, बस जो ये उत्तराखंड और गुजरात से जो ठग आए हैं। आईपी सिंह जी, आप सर बात नहीं सुनते हैं क्योंकि समय सबको बराबर बांटना है। हमें हमारी मजबूरी है। मनीषा प्रेम जी, बहुत धन्यवाद सर चुप होने के लिए। मैं आगे समय आएगा। शर्मा जी आ रहे हैं आपके पास क्योंकि बारी अभी मनीषा जी की है। मनीषा जी, ये उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव पिछले चुनाव से अलग कैसे होगा? क्योंकि पिछली बार कांग्रेस समाजवादी पार्टी का गठबंधन था, इस बार ओवैसी ताल ठोक रहे हैं, इस बार प्रियंका गांधी हमें कुछ अलग रूप में नजर आ रही हैं। कांग्रेसी कार्यकर्ताओं में थोड़ा सा जोश नजर आ रहा है। किसान यहां पर हैं। कांग्रेस को 2-3 मुद्दे मिल चुके हैं जिस पर वो प्रमुखता से आगे दिखाई दे रही है। ये एक और मैम साथ में लंबा हो रहा है लेकिन एक सवाल और जोड़ देते हैं। क्या अंततः जनता भी इस ट्रैप में राजनीतिक दलों के आ जाती है कि वो धर्म, संप्रदाय, जाति इसमें बढ़ जाए, या जनता को अपना दुख, दर्द, महंगाई, गरीबी, बेरोजगारी ये सब याद रहता है वोट डालते वक्त? मैम मनीषा जी, आपने म्यूट कर दिया है, प्लीज अनम्यूट कर लीजिए अपने आप को। जनता मुद्दों पे चुनाव जो समय है बहुत विचार का समय होता है। ये ऐसा समय है जब लोकतंत्र घर घर जाता है और इस पर गहन चर्चा में गलियों में, झुग्गियों में महीने से ऊपर से गहन मुद्दों पे चर्चा होती है। वो चर्चा वैसे माहौल में होती है जो भय मुक्त हो, वैसे माहौल में होती है जहां कोई दल वाले ना हो, दल वाले दरवाजे पे दस्तक दें, उससे कोई इतर समय पे जनता बैठ के मुद्दों पे विचार करती है। और जिन मुद्दों पे विचार करती है, आपको सुन के बहुत गौरव होगा कि कितनी अच्छी नींव है हमारे लोकतंत्र की, कि ये मुद्दे भले वो कोई थ्योरी की किताब से लोगों ने नहीं पढ़ा हो, लेकिन वो जानते हैं कि हमारा लोकतंत्र एक आधुनिक लोकतंत्र है और इसमें अपने निज के दुख को भी वो छोड़ के फ्यूचर कैसा हो, भविष्य कैसा हो, किसमें क्या खराबी थी। मैंने पीछे भी हिंट किया कि जब महंगाई की बात की गई उसमें सिलेंडर के दाम की बात की गई, लेकिन साथ ही चर्चा ये भी हुई कि क्या अगर हम अमुक के बदले किसी और दल को चुनते हैं तो क्या भ्रष्टाचार फिर से आ सकता है। मतलब सवाल सब पे है जनता के मन में, और जनता को कमजोर ना समझिए। बार बार मैं ये कहती हूँ कि जो अभी पूरा भाषण हुआ कि ये किस राज्य से आए, वो किस राज्य से आए, जनता के लिए ये भी बड़ा बेमाने हैं। जनता तो ये थोड़ी पूछ रही है कि जिन्ना उत्तर प्रदेश के थे कि नहीं थे। अब राजनीतिक दल जो है, जब उनके पास जवाब नहीं होते इस तरह के मुद्दों के, तो वो ऊपर से चाहती है कि कुछ और मुद्दे बढ़ दिए जाए जिससे कि एक यूनिफाइंग सेंटिमेंट हो जाए। आखिर जिन्ना के मामले पे तो लोग विरोधी करेंगे ना, क्योंकि जिन्ना जो है वो अब उनका इतिहास चाहे कुछ भी रहा हो, उनको हम पाकिस्तान के जनक के रूप में जानते हैं। वो अब क्या सेक्युलर थे, क्या कम्युनल थे, अब जो एक पूरा जनरेशन है उसको इन बातों का खासा अंदाजा नहीं है। लेकिन एक बात जिसको लेके भारत में गौरव है वो ये है कि हम अपने पड़ोसी राज्य, जिसका कि मैं नाम भी नहीं लेना चाहती, उस तरह के बिखरे हुए लोग नहीं हैं। हमारे यहाँ मिलिट्री के कू नहीं होते हैं। हमारे यहाँ रेगुलर चुनाव में हम चुनते हैं अपनी सरकार को, और गरीब जनता है वो जनता थ्योरी के मोटे मोटे किताब नहीं लिखती, या ना हमारे आपकी तरह उनको निमंत्रण मिलता है बड़े बड़े इस तरह के डिबेट्स का। लेकिन उनके सोच की सूक्ष्मता जो है उसको मैं दाद देती हूँ, और आपको मैं फिर से भरोसा दिलाती हूँ कि भारत के लोकतंत्र के निर्माण के लिए भारत के सबसे बड़े राज्य के नागरिक अपने अलग अलग स्थानों में भय से, डर से अलग होके, भय जो डंडा चला रहा होगा, पुलिस चला रही है, डंडा कुछ चला रही है, लेकिन उनसे भी अलग होके, भय मुक्त होके
वोट करेंगे, ठीक है। शर्मा जी, अंसारी साहब, हाँ शर्मा जी, लेकिन एक छोटा सा प्रश्न साथ में, आप सबकी बात का जवाब दीजिएगा। संजीव सिंह जी, आईपी सिंह जी, मनीषा जी, है ना सब, लेकिन ये आखिरी आप ही से प्रश्न है सर, छोटा सा बिल्कुल। कहीं ऐसा तो नहीं शर्मा जी कि आपको लग रहा हो कि 2019 लोकसभा चुनाव दोनों दलों ने, उत्तर प्रदेश की दोनों प्रमुख विपक्षी पार्टियों ने, एसपी बीएसपी ने मिलकर लड़ लिया था, एक विधानसभा ये दोनों साथ में लड़ चुके हैं मिलकर। अखिलेश यादव बड़ी जीत के बाद भी उन्हें हटाकर जनता ने आपको गद्दी सौंप दी, तो ये कहीं आत्मविश्वास, अति आत्मविश्वास में तो नहीं बदल रहा है, या हम सिर्फ बीजेपी और आप सिर्फ अच्छा देख रहे हैं? जो जनता को तकलीफ हुई है उत्तर प्रदेश के लोगों को, महंगाई, बेरोजगारी, किसान, उससे आप ऐसा तो नहीं कि मुंह मोड़ रहे हैं जिसका नुकसान हो जाए? सर अंसारी साहब, पहले तो मैं बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी किसी भी चुनाव को हल्के में नहीं लेती। हर चुनाव को हम बड़ी गंभीरता से लड़ते हैं और बहुत ही मेहनत से लड़ते हैं। और ये जो आपने कहा कि ये चीजों से हम मुंह मोड़ रहे हैं, बिल्कुल नहीं। हमने कोरोना काल में वहां की जनता की भरपूर मदद की, केवल सरकार ही नहीं, हमारे संगठन ने भी की है। सेवा और समर्पण का हमने कार्यक्रम चलाकर घर घर हम पहुंचे, लोगों को राशन पहुंचाया, लोगों को सुविधा पहुंचाई, दवा कराया, सारी चीजें किया। और इसीलिए हमें आत्मबल है, इसलिए हम अपने उपलब्धियों का कागज 4.5 साल होते ही हमने वो उसको जारी किया और घर घर लेकर हम उस कार्य, अपने उपलब्धियों को उत्तर प्रदेश में पहुंच रहे हैं, घर घर में बांट रहे हैं, बूथ बूथ तक हमारे कार्यकर्ता लगे हुए। तो ये हमने काम किया है, इसलिए हमारे अंदर आत्मबल है और इसलिए हम जनता का सामना करने बहुत जो है। एकदम समय खत्म हो रहा है, अगर आप जल्दी से एक बात पूछ लूं, समय खत्म हो रहा है, समय खत्म हो रहा है तीनों से। हाँ, खत्म कीजिए जल्दी से। एक मिनट आ रहे हैं संजीव जी, एक सेकंड प्लीज। शर्मा जी जल्दी से संजीव जी प्लीज, सबकी आवाज बंद कीजिए, शर्मा जी की आवाज रखिए। केवल मैं इसलिए आपको जल्दी से संजीव निश्चित संजीव कांग्रेस का दे दूं कि इन्होंने रामायण की ज्ञान की बात की, तो मैं बता दूं कि जो भगवान राम के अस्तित्व को लेकर हाई कोर्ट में जाके एफिडेविट जारी करते हैं, जमा करते हैं, जो अस्तित्व ही नहीं मानते, वो रामायण की ज्ञान की बात कर रहे हैं। अब एक सवाल आप तीनों से, ठीक है शर्मा जी, अब शर्मा जी की आवाज बंद कर दीजिए। देखिए, मैं आप तीनों से एक प्रश्न पूछना ये चाहता था कि क्या ये हम इस आदर्श राजनीति की परिकल्पना या कल्पना कर सकते हैं कि चुनाव में हिंदू, मुसलमान या ब्राह्मण, क्षत्रिय ये हो ही ना, दलित ये आए ही ना, सिर्फ मुद्दों पर बात हो, सिर्फ मूलभूत सुविधाओं पर बात? क्या ऐसी राजनीति, क्या ऐसा चुनाव प्रचार हो सकता है? आप सभी का बहुत धन्यवाद हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। अपना प्लीज बहुत ख्याल रखिएगा, देखते रहिए आज तक। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए सभी राजनीतिक दलों ने कमर कस ली है और सभी जोर शोर से वोटरों को अपनी तरफ करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन क्या जिन्ना, हिंदू, मुसलमान, यही दलित, यही सब रहेगा, या मूलभूत मुद्दों पर कोई बात होगी इस बार चुनाव में? देखते रहिए आज तक।